गरीब टकली माँ की टकली बेटी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की महिला अपनी बेटी गौरी के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे और सावित्री बचपन से ही टकली थी, जिसकी वजह से उसकी बेटी गौरी भी टकली ही पैदा हुई, जिसे देखकर सावित्री की सास उसे हमेशा ताना मारा करती थी। और वहीं उसकी देवरानी आरती की बेटी के बाल बहुत ही लंबे और खूबसूरत थे, जिसकी वजह से आरती भी हमेशा सावित्री को नीचा दिखाया करती थी। ऐसे ही समय गुजर रहा था और गुजरते समय के साथ अब उन दोनों की बेटियां भी शादी के लायक हो जाती है। तभी एक दिन उनके घर गौरी को देखने लड़के वाले आते हैं। आइए आइए आप लोग बैठिए। सावित्री, कहाँ हो तुम लोग? अरे लड़के वाले आ गए हैं, उनके लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आओ। जी माँ जी, अभी लाई। तभी आरती वहाँ पर सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। तभी लड़के वाले कहते हैं, अरे बहन जी, इन सब की क्या जरूरत थी? आप तो बस हमें अपनी लड़की दिखा दीजिए। अरे क्यों नहीं, जरूर, मैं अभी बुलाकर लाती हूँ। तभी आरती अपनी बेटी आशा के पास जाती है और उससे कहती है, अरे आशा बेटी, ये फोन चलाना बंद कर और जल्दी से जाकर तैयार हो जा। पर माँ, वे लड़के वाले तो गौरी दीदी को देखने आए हैं ना, तो मैं किस लिए तैयार हूँ? अरे पागल लड़की, तुम्हें लगता है कि वे लोग उस टकली गौरी को पसंद करेंगे? अरे मैं चाहती हूँ कहीं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से ना निकले और वे लोग तुझे पसंद कर ले, समझी? इसलिए अब जल्दी से जा, तैयार होकर बाहर आ जा। तब तक मैं उस टकली गौरी को लेकर बाहर आती हूँ। ठीक है माँ, मैं तैयार होकर आती हूँ। उसके बाद आरती गौरी को लेकर बाहर आती है और कहती है, देखिए बहन जी, हमारी गौरी कितनी खूबसूरत है। लोगों के तो सिर्फ चेहरे पर चमक होती है, हमारी गौरी के तो सर भी चमकीले हैं। बहन जी, यह क्या मजाक है? हम इस टकली लड़की की शादी अपने बेटे से करवाएंगे? माफ कीजिएगा बहन जी, पर हम इस टकली लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। तभी वहाँ पर आरती की बेटी आशा तैयार होकर आ जाती है और उसे देखकर लड़के की माँ कहती है, अरे बहन जी, ये लड़की कौन है? इसके बारे में तो आपने मुझे बताया ही नहीं। जी, ये मेरी बेटी आशा है। अभी अभी इसने अपनी पढ़ाई पूरी की है। बहुत ही संस्कारी और गुणी है मेरी बेटी। बहन जी, माफ कीजिएगा, पर हमें आपकी जेठानी की लड़की नहीं, बल्कि आपकी छोटी बेटी आशा पसंद आई है, और अगर आपको सही लगे तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। अरे अरे, आप ये कैसी बातें कर रही हो? बहन जी, हमें यह रिश्ता मंजूर है, बस आप लोग शादी की तारीख निकलवा लीजिए, हम लोग शादी की तैयारियां कर लेंगे। ठीक है, अब आप लोग शादी की तैयारी कीजिए, हम लोग चलते हैं। लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं और तभी सावित्री बाहर निकलकर आती है और कहती है, अरे माँ जी, यह आपने क्या किया? बड़ी बहन की शादी हुई नहीं और अपनी छोटी बहन की शादी तय कर दी। लोग क्या कहेंगे माँ जी? अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और वैसे भी तेरी इस टकली लड़की से शादी करेगा ही कौन? और इसके चक्कर में क्या हमारी आशा बेटी ऐसे ही जिंदगी भर पड़ी रहेगी? सही कहा माँ जी आपने, इस टकली गौरी को तो कोई भी पसंद नहीं करता, इसलिए दोनों माँ बेटी मेरी बेटी से जलती रहती है। गौरी वहीं खड़ी सबके तानों को सुन रही होती है और रोते रोते वह अपने कमरे में चली जाती है। तभी सावित्री भी उसके पीछे जाती है। उसके बाद गौरी अपनी माँ से कहती है, माँ, हमारे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? और दादी चाची हमारे साथ हमेशा परायों जैसा व्यवहार क्यों करती है? माँ, वे लोग हमेशा हमारा मजाक उड़ाती रहती है। अरे इसमें हमारी क्या गलती है? अगर हम दोनों टकली हैं तो मैं बचपन से ही इन लोगों के ताने सुनती आ रही हूँ। माँ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, इससे अच्छा होता मैं आपके कोख में ही मर जाती। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं बोलते, तुम चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अरे माँ जी, हम दोनों यहाँ बैठे खाने का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ ये दोनों माँ बेटी आंसू बहा रही है, जैसे इन लोगों पर कितना अत्याचार हो रहा है। नहीं नहीं आरती, मैं तो बस गौरी को समझा रही थी, वो बहुत ज्यादा रो रही थी इसलिए। हाँ हाँ ठीक है,
बाहर माँ जी कब से खाने का इंतजार कर रही है, जल्दी से खाना बनाकर ले आइए। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद आशा अपनी दादी से कहती है, अरे दादी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो बेटी। वो मुझे संजय जी बता रहे थे कि उनके पिताजी के दोस्त की पत्नी खत्म हो गई है और उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन बहुत पैसे वाले हैं और उनके लिए एक अच्छी पत्नी चाहिए जो उनकी देख रेख कर सके। तो क्या हम गौरी दीदी की शादी उनसे करवा दे? देखा माँ जी, मेरी बेटी कितना सोचती है सबके बारे में। हाँ हाँ बेटी, तो बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी उस टकली से शादी करने के लिए तो कोई हाँ करता ही नहीं है। अच्छा है यह रिश्ता उसे मिल रहा है, क्यों माँ जी? हाँ हाँ सही कह रही हो बहू। वैसे भी उस आफत से किसी तरह से पीछा छूटे हमारा। पर माँ जी, वो आदमी तो हमारी गौरी से उम्र में बहुत ही बड़ा है और मैं अपनी मासूम सी गौरी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करवा सकती। अरे नहीं करवाएगी तो इस टकली को क्या जिंदगी भर हमारे घर में ही बैठाए रखेगी क्या? देख बहू, आशा ने जो लड़का बताया है गौरी के लिए वो बहुत ही सही है, उसी से गौरी की शादी होगी, समझी तुम दोनों? माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी है, प्लीज आप लोग इन लोगों को समझाइए ना। सावित्री सबको समझाती है पर उस घर में कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है और गौरी की शादी उस बड़े उम्र के आदमी के साथ करवाने के लिए सभी जबरदस्ती करते हैं और तभी कुछ ही दिनों में शादी का दिन भी आ जाता है और वहाँ गौरी तैयार हुए अपने कमरे में बैठे रो रही होती है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और कहती है, अरे गौरी बेटा, जल्दी चलो यहाँ से, हमें यहाँ से जाना होगा, वरना ये लोग तुम्हारी शादी जबरदस्ती उस बड़े उम्र के आदमी से करवा देंगे। चलो बेटी। पर माँ, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो और कोई जगह ही नहीं है। कहीं भी जाएंगे पर यहाँ और नहीं रुकेंगे। मैं उन लोगों को तुम्हारी जिंदगी इस तरह खराब करने नहीं दे सकती बेटी। बेटी, हमारे पास समय बहुत कम है, चलो यहाँ से। सावित्री गौरी को लेकर वहाँ से भाग जाती है और वहाँ घर के सभी लोग उन्हें घर में ना देखकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। देखा माँ जी, वहाँ बारात दरवाजे पर खड़ी है और यहाँ वे दोनों माँ बेटी घर से भाग गई है। अरे मेरी बेटी आशा की ससुराल में क्या इज्जत रह जाएगी? आखिर उन दोनों माँ बेटी ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी ना। आखिर समझते क्या है वो दोनों अपने आप को? तो चिंता मत कर बहू, उन दोनों का जब भी कुछ पता चलेगा ना तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। उनकी ऐसी खबर लूंगी कि अब दोबारा ऐसा काम करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। वहाँ सावित्री गौरी को लेकर शहर पहुँच जाती है और गौरी अपने शादी वाले जोड़े में ही होती है और वह दोनों टकली होती है, जिसकी वजह से शहर के सभी लोग उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे क्या बात है, आज तो हमारे शहर में नई किस्म के लोग देखने को मिल रहे हैं। अरे हाँ हाँ सही कह रही हो, जरा सर तो देखो कितना चमक रहा है, इसके सर पे तो एक भी बाल नहीं है। अरे हाँ यार, सही कह रहे हो, ये दोनों माँ बेटी तो टकली है। ऐसी औरतें तो मैंने पहली बार देखी है। माँ, यहाँ भी सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और गांव में भी सब हमारा मजाक उड़ाते थे और यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं। क्या इस दुनिया में हमें हर जगह ऐसे ही लोग मिलेंगे जो हमारा मजाक बनाएंगे? तभी वहाँ से एक आदमी आता है और कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस दुनिया में सबको जीने का हक है और लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है लोगों का मजाक उड़ाना। और हम उन लोगों का मुंह तभी बंद कर सकते हैं जब हम अपनी जिंदगी में कुछ बन जाएं। और मैं तुम दोनों को वहाँ तक पहुँचने का रास्ता दिखाऊंगा। आप कौन हैं और हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? मेरा नाम सुनील है और मैं मॉडल एजेंसी का एक फोटोग्राफर हूँ और हमें इस समय एक ऐसी मॉडल चाहिए थी जो सबसे अलग हो और वह बात तुम लोगों में है। सुनील एक बहुत बड़े मॉडल एजेंसी का फोटोग्राफर होता है और वह उन दोनों को अपनी नई मॉडल के रूप में सेलेक्ट कर लेता है और वह उन्हें अपने साथ अपने ऑफिस ले जाता है। वहाँ पर सावित्री और गौरी का मॉडलों की तरह फोटो शूट होता है और उनकी फोटो हर एक मैगजीन पर छपने लग जाती है और धीरे धीरे वे लोग पूरे शहर में फेमस हो जाते हैं और उनकी तस्वीर अखबारों में भी छपने लग जाती है। अरे माँ जी देखिए,
उन दोनों माँ बेटी की तस्वीर अखबार में छपी है और यह लोग तो शहर की बड़ी मॉडल बन गई है। क्या बात है, हमें नहीं पता था कि यह टकली माँ बेटी इतने काम की है और अब यह दोनों तो हम लोगों को पहचानेगी भी नहीं। अब सावित्री और गौरी की जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अब उन्हें अपने टकलेपन से शर्मिंदगी नहीं बल्कि गर्व महसूस होता था और वे लोग शहर में खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करने लग जाते हैं। अब उन्हें कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। गुड़िया के पिता गणेश एक दर्जी थे। वो सिलाई करके अपने घर का खर्चा चलाते थे। गुड़िया की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम मुन्नी था। बहुत ही खुशहाल परिवार था गुड़िया का। एक बार की बात है, शादी का सीजन था। गुड़िया की माँ, शादी का सीजन है तो मैं कुछ दिन अपनी दुकान पर ही सोऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ही काम है तो रात में भी काम करना पड़ेगा। आप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं जी। पूरी पूरी रात जागकर लोगों के कपड़े सिलते हैं। आखिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? गुड़िया की माँ, ये तो मेरा फर्ज है। आखिर अभी से ही तो दोनों बेटियों की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करने होंगे, तभी तो कल अच्छा होगा। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। इतना बोलकर गुड़िया के पिता दुकान पर चले जाते हैं। वो देर रात तक कपड़े सिलते और थोड़ी देर के लिए वही दुकान पर ही सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक दिन गणेश रोज की तरह ही खाना खाकर घर से दुकान के लिए निकला, लेकिन किसी को क्या पता थी कि वो अब कभी लौटकर घर नहीं आएगा। वो रात काली और तूफानी थी। गणेश अपनी दुकान में कपड़े सिल रहा था, लेकिन बाहर बार बार बिजली के करकराने की आवाज उसे बेचैन कर रही थी। वो देर रात तक काम करता रहा और फिर सुबह होते होते उसकी आंख लग गई और वह वहीं पर सो गया। तभी हवा के तेज झोंके से दुकान में जल रहा मंदिर का दिया उसके कपड़ों पर गिर गया और धीरे धीरे करके उसकी पूरी दुकान आग के आगोश में आ गई। गणेश बहुत ही थका हुआ था। उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर उसके दुकान में क्या हो रहा है। जब आग की लपटें उसकी तरफ बढ़ी तो गर्माहट से उसकी आंखें खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह आग से पूरी तरह झुलस चुका था और अंत में उसने अपनी सांसें तोड़ दी। दिन में जब यह खबर गुड़िया के घर वालों को लगी तो मानो उनके ऊपर तो गमों का पहाड़ ही टूट पड़ा। काका, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिताजी यूं हम सबको अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। वे हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। माँ, देखो ना काका को, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। माँ, पिताजी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। माँ। गुड़िया की माँ ने जैसे ही यह सुना वह वहीं बेहोश हो गई। माँ, उठो माँ, पापा सदा हमारे साथ है। वो हमारे दिल में है। वो हम सबको अकेला छोड़कर नहीं जा सकते माँ। लेकिन उसकी माँ को होश नहीं आता है। गुड़िया गांव के ही एक डॉक्टर को बुलाकर लाती है। चेक करने के बाद डॉक्टर कहती है, इन्हें हार्ट अटैक आया है। घबराने की कोई बात नहीं है। अभी मैंने उन्हें दवाई दे दी है और ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें तुम ले आना। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना, इन्हें अब दोबारा से किसी बात का टेंशन ना हो। जितना हो सके अपनी माँ को खुश रखने की कोशिश करना। बाकी कोई परेशानी हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है डॉक्टर। इतना बोलकर डॉक्टर चली जाती है। हे भगवान, तुमने हम गरीबों के साथ ऐसा अनर्थ क्यों किया? अब हमारा क्या होगा? अब कौन हमारा ध्यान रखेगा? अब मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी? एक ही तो सहारा था, तुमने उसे ही छीन लिया। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैंने पिताजी से सिलाई का काम अच्छे से सीख लिया था। अब से मैं बुटीक जाकर कपड़े सिलने का काम करूँगी और मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको और अपनी छोटी बहन को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगी। तू अकेले ये सब कैसे करेगी बेटी? हमारी दुकान तो पूरी तरीके से जल चुकी है। ना तो उसमें एक भी कपड़े बचे हैं, ना ही कोई सिलाई मशीन बची है। अब तू इतने पैसे कहाँ से लाएगी? माँ, कुछ दिनों के लिए हम इस घर को गिरवी रख देते हैं।
जैसे ही हमारा काम चलेगा सबसे पहले हम उन पैसों से अपना घर छुड़ा लेंगे। माँ, मेरा यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा माँ। और देखना, मैं इतने सारे पैसे कमाऊंगी कि आपको जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैं आपका इलाज भी शहर के अच्छे हॉस्पिटल में कराऊंगी और मुन्नी का एडमिशन भी सबसे अच्छे स्कूल में कराऊंगी। मैं पापा का हर एक सपना पूरा करूंगी माँ। ये घर तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं इस घर को कभी नहीं छोड़ सकती, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है बेटी, तुम जल्दी ही घर छुड़ा लोगी। ये लो, ये रहे घर के कागजात। गुड़िया घर के पेपर्स लेकर सेठ के यहाँ गिरवी रखकर पैसे लेकर आ जाती है और दोबारा से अपना बुटीक स्टार्ट करती है। गुड़िया को बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन के लहंगे, फ्रॉक और ब्लाउज सिलना आता था। वहीं उसके दुकान के सामने एक बहुत ही बड़ा बुटीक था, जो अब गुड़िया के बुटीक बंद होने के बाद से अच्छा खासा चलने लगा था। जब उस बुटीक की मालकिन कावेरी को ये पता चलता है कि गुड़िया ने दोबारा से अपने पापा के काम को करने की सोची है, तो वो टेंशन में आ जाती है। अगर गुड़िया ने यहाँ फिर से अपना काम स्टार्ट किया, फिर तो मेरा धंधा ही बंद हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह इसको यहाँ दुकान खोलने से रोकना होगा। यह सोचकर कावेरी गुड़िया की दुकान पर जाती है और बोलती है, गुड़िया बेटा, तुम्हारा बुटीक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा बेटा। यहाँ मेरा भी बुटीक है और मेरे बुटीक के सामने तुम्हारे इस छोटे से बुटीक में कपड़े सिलाने कोई नहीं आएगा। बेटा देख, मैं तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ, तुम अपना बुटीक कहीं और जाकर खोलो, यहाँ पर तुम्हारा काम नहीं चलेगा बेटा। कावेरी मैडम, यहाँ पर किसका काम चलेगा और किसका नहीं चलेगा, ये डर तो आपकी बातों से मुझे साफ जाहिर हो रहा है। वैसे भी मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। आप जाकर अपने काम और अपने लोगों पर ध्यान दीजिए मैडम। आपको मुझसे किस बात का डर लग रहा है? अगर आपके यहाँ ज्यादा कस्टमर आते हैं और आप अच्छे कपड़े सिलती हो, तो वह लोग आपके पास ही कपड़े सिलवाने आएंगे ना। आपको इस तरह मुझसे डरने की जरूरत ही क्या है? और वैसे भी यह मेरे पापा की दुकान है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आज मेरी दुकान का पहला दिन है और मुझे यहाँ बहुत सारे काम करने हैं। आप प्लीज यहाँ से जाइए, आपका कस्टमर आपका इंतजार कर रहा होगा। गुड़िया का ऐसा जवाब सुनकर कावेरी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचती है, गुड़िया की बच्ची, आखिर तू अपने आप को समझती है क्या है? मैं तुझे यहाँ किसी भी हाल में टिकने नहीं दूंगी। अब बस तू देखती जा, आगे आगे होता है क्या। ऐसा बोलकर कावेरी वहाँ से चली जाती है और वह गुड़िया की बुटीक पर नजर रखने लगती है। गुड़िया की सिलाई में जैसे जादू था, वो बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन के कपड़े बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनाती थी, जिससे हर कोई गुड़िया के सिले कपड़ों की खूब तारीफ करते थे। और धीरे धीरे करके सभी कस्टमर अब गुड़िया से ही कपड़े सिलवाने लगते हैं। एक दिन गुड़िया की दुकान पर एक सेठानी आती है। गुड़िया, मैंने तुम्हारा बहुत ही नाम सुना है, तुम वाकई बहुत ही अच्छा कपड़ा सिलती हो। मेरे घर में शादी का फंक्शन है और हमारे सभी फंक्शनों में सबको एक जैसा ही लहंगा पहनना है। तुम मुझे 101 जैसे लहंगा बनाकर 10 दिनों के अंदर दे सकती हो। पैसों की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इसके पूरे 50,000 रुपए दूंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए मैडम, समझ लीजिए आपका काम हो गया। मैं आपको आपके टाइम से पहले ही सारे लहंगे तैयार करके दे दूंगी। इतना बोलकर वो सेठानी वहाँ से चली जाती है और गुड़िया अपने कामों में लग जाती है। आ गई बेटा, चल मैं तेरे लिए गर्मा गर्म राजमा चावल जो बनाई हूँ खाते हैं। वाह माँ, आपको कैसे पता आज मेरा राजमा चावल खाने का मन कर रहा था? माँ हूँ ना, बिना कहे ही तुम दोनों की मन की बात जान लेती हो। और बता, दुकान पे काम कैसा चल रहा है? काम बहुत ही अच्छा चल रहा है माँ। आज मुझे एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है और देखना, पेमेंट मिलते ही सबसे पहले ये घर गिरवी से छुड़ाऊंगी। और मैंने मास्टर जी से भी बात कर ली है, कल ही स्कूल जाकर मुन्नी का दाखिला भी करवा दूंगी। माँ, अब से आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। अब सिर्फ अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी माँ।
मेरी बेटी की खुशियों को किसी की नजर न लगे। गुड़िया दिन रात मेहनत करके पूरे 100 लहंगे सिलकर तैयार कर देती है। यह बात जब कावेरी को पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाती है। पहले इसके बाप की वजह से मेरा बुटीक नहीं चल रहा था और अब यह आ गई है। इसकी वजह से भी कोई कस्टमर मेरी दुकान में नहीं आता। आज अगर इसने उस सेठानी का ऑर्डर बनाकर दे दिया फिर तो यह मुझसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगी और इसका बुटीक और भी ज्यादा फेमस हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह इसे यह ऑर्डर तैयार करने से रोकना होगा। इधर गुड़िया अपना ऑर्डर तैयार कर लेती है। ये सारे ऑर्डर तैयार हो गए। कल मुझे इसकी पेमेंट भी मिल जाएगी और हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। खुशी खुशी गुड़िया दुकान बंद करके अपने घर पर चली जाती है। तभी कावेरी चुपके से उसके दुकान के अंदर बहुत सारे चूहे छोड़ देती है। इधर गुड़िया खुशी खुशी अपने घर आती है। देखिए माँ, मैं आपकी मनपसंद मिठाई लेकर आई हूँ। मुन्नी, तुम्हें रसगुल्ले बहुत पसंद है ना? ये लो, इसे खाओ। इसकी क्या जरूरत थी बेटा, पहले पैसे तो आ जाने देती फिर खर्चा करती। अरे माँ, समझ लो पैसे आ गए। बस कल का दिन हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ कावेरी उसकी खुशियों पर ग्रहण लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। उसने जो चूहे गुड़िया की दुकान में छोड़े थे वे सारे चूहे मिलकर गुड़िया का बनाया हुआ सारा लहंगा पूरी रात में कुतर देता है। दूसरे दिन गुड़िया खुशी खुशी अपने बुटीक पर जाती है और तभी सेठानी भी अपने लहंगे लेने पहुंचती है। पर जैसे ही गुड़िया सेठानी को लहंगे देती है, लहंगे देखकर सेठानी आग बबूला हो जाती है। हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा! ये क्या किया तुमने मेरे कपड़ों के साथ? मेरा इतना महंगा कपड़ा तुमने चूहों से कटवा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे मेरे सारे कपड़े के पैसे चाहिए। पिछली बार तो गांव वालों ने तुम्हारे बाप को माफ कर दिया था, लेकिन इस बार मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। तुम दोनों बाप बेटी ही लापरवाह हो। बाप ने लापरवाही में दुकान जला दी और बेटी ने सारे कपड़े चूहों से कटवा दिया। मेरी ही मति मारी गई थी जो मैं लोगों की बातों में आकर तुम्हारे पास कपड़े सिलाने आ गई। मुझे अब मेरे कपड़ों का हर्जाना दो, वरना मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगी। देखिए सेठानी जी, मुझे नहीं पता यह सब अचानक कैसे हो गया। कल तक तो सब कुछ ठीक था। पता नहीं रात भर में इतने सारे चूहे मेरी दुकान में कैसे आ गए। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का समय दे रही हूँ। अगर कल तक तूने मेरे पैसे नहीं दिए फिर तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सेठानी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब उसके साथ कैसे हो गया। गुड़िया जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गुड़िया को इतनी दुखी देखकर कावेरी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मुझसे पंगा लेने चली थी, अब इसे अपनी असली औकात याद आएगी। बड़ी आई थी बुटीक चलाने वाली, अब मैं भी देखती हूँ ये सेठानी के पैसे कहाँ से लाकर देती है। कावेरी गुड़िया की बर्बादी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और गुड़िया बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वह रोते हुए बस चलती जा रही थी। अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? मैंने पहले ही घर गिरवी रख रखा है। माँ की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती, घर पर एक छोटी बहन भी है। मैं ठीक तरह से अपने घर की जिम्मेदारी नहीं उठा पाई। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं घर गिरवी से जल्दी ही छुड़वाऊंगी और उनका इलाज करवाऊंगी। बहन से भी वादा किया था उसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाऊंगी। मैं तो कुछ भी नहीं करा पाई। ऊपर से मेरे हाथ से घर भी चला गया, बुटीक भी चली गई। अब तो हम पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, सड़क पर आ गए। मैं सेठानी के इतने सारे पैसे कहाँ से ला कर दूंगी? हे ऊपर वाले, तो हम गरीबों के साथ ही इतना बुरा क्यों करता है? अभी अभी तो खुशियाँ आने वाली थी, अचानक से सब कुछ खत्म हो गया।
गुड़िया रोते हुए चलती जा रही थी। तभी उसे वहाँ एक सीढ़ी दिखाई देती है जो बादलों की तरफ जा रही थी। गुड़िया उस सीढ़ी पर चढ़ते हुए ऊपर चली जाती है। तभी वो देखती है उसके सामने 3 लहंगों का घर है। लहंगों का घर देखकर गुड़िया हैरान हो जाती है। तभी पहले लहंगे घर से आवाज आती है, गुड़िया मेरे घर में आओ, यहाँ तुम्हें बहुत सारे धन दौलत रुपया पैसा सब मिलेगा। तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है ना, आओ मेरे घर के अंदर आओ। तभी दूसरे लहंगे घर से आवाज आती है, गुड़िया तुम इसकी बातों में मत आओ, मेरे घर में आओ, यहाँ तुम्हें जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। तुम मेरे घर में आराम से एक महारानी की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। तुम मेरे इस जादुई लहंगों के घर की मालकिन बनकर हमेशा के लिए इस जादुई लहंगों के घर में रह सकती हो। उसके बाद तीसरे लहंगे के घर से आवाज आती है, गुड़िया मेरे घर में एक बूढ़ी अम्मा है जो बहुत ही ज्यादा बीमार है। वो कई दिनों से प्यासी है मगर उन्हें पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। क्या तुम मेरे घर में आकर उस अम्मा की मदद करोगी? यह सुनने के बाद गुड़िया कहती है, हे जादुई लहंगों के घर, मैं इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान और दुखी हूँ। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन मेरे लिए पैसा किसी के जान से बढ़कर नहीं है। मैं तीसरे जादुई लहंगों के घर में जाकर उस अम्मा की मदद करना चाहूंगी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि जरूरतमंदों की मदद करने वालों की ईश्वर स्वयं मदद करते हैं। गुड़िया तीसरे जादुई लहंगों के घर में चली जाती है। उस घर के अंदर बहुत ही ज्यादा धन दौलत था। हर तरफ सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और हीरे मोती थे। तभी उस जादुई लहंगों के घर से फिर से आवाज आती है, गुड़िया हम तीनों जादुई लहंगे के घर तुमसे तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि कहीं तुम कोई लालची लड़की तो नहीं हो, लेकिन तुम हमारी परीक्षा में खरी उतरी हो। तुम एक बहुत ही नेक दिल लड़की हो। तुम इतनी ज्यादा परेशानी में होते हुए भी तुमने एक जरूरतमंद अम्मा की मदद करने की सोची। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। तुम मुझे अपने साथ यहाँ से ले चलो। इस घर में तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इतना बोलकर वह जादुई लहंगे का घर अपना आकार छोटा कर लेता है और गुड़िया खुशी खुशी उसे लेकर अपने घर आ जाती है। घर आकर गुड़िया अपनी माँ से उस जादुई लहंगों के घर के बारे में सारी बातें बताती है। यह सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है और गुड़िया उस जादुई लहंगों के घर की मदद से सबके पैसे लौटा देती है और फिर अपना एक बहुत ही बड़ा बुटीक खोलती है। यह देखकर कावेरी सोचती है, यह गुड़िया की बच्ची इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई? मैंने तो इसे बर्बाद कर दिया था, फिर अचानक इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? कावेरी गुड़िया का पीछा करते हुए उसके घर पर जाती है तो उसे पता चलता है कि यह सब उस जादुई लहंगों के घर की वजह से हो रहा है। तभी कावेरी रात को उस जादुई लहंगों के घर को चुराने का प्लान बनाती है और जैसे ही वो अपने गुंडों के साथ उस घर को चुराने की कोशिश करती है, तभी उस जादुई लहंगों के घर से बहुत सारे सांप निकलकर कावेरी और उसके साथी को डस लेता है और इस तरह कावेरी को उसके बुरे कर्मों का फल मिल जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।